स्टूडेंट्स। आपको नवरात्रि पर्व की ये सी बात करके सभी टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज। लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन पढ़ा है, और आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो फ्रक्टोज का ग्लूकोज में अंतर परिवर्तन। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में जो अंतर परिवर्तन होता है उसकी क्रियाविधि वगैरह मैं आपको बताऊंगा। आज पोषण और फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मेथड्स है आज के सामने मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ इन मेथड्स को, तो उनमें से एक मेथड है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी एक बार 5 मिनट के लिए मुझसे रिपोर्ट कर देता हूँ। तो ग्लूकोज को हमें फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर C2 कार्बन का CH समूह मौजूद होता है, CHO ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुपों से कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लूकोज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ब्रोमीन जल से क्रिया करवाते हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और एल्डोनिक अम्ल के रूप में किसकी प्राप्ति होती है, वहां एल्डोनिक अम्ल के रूप में प्राप्ति जो होगी वो अन्य मेथड्स की भी हो सकती है, हम उस मेथड से भी बना सकते हैं उसको करवाना चाहेंगे। बाकी अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट में जो आपको मेथड बताया है उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि ग्लूकोज की किससे क्रिया करवा दें। अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जिनमें होता है उनकी फेनिल हाइड्रोजन आदित्य से क्रिया करवा दे तो क्या बन जाता है, उनको फेनिल हाइड्रोजन देता है। ग्लूकोज का एक अणु 3 मोल फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या निर्मित करता है, ओसाजोन निर्मित करता है। बनने वाला प्रोडक्ट ग्लूकोसोजोन होता है। अब जो बना हुआ ग्लूकोसोजोन है उसे किसमें कन्वर्ट करवा दिया जाता है, उसे ग्लूकोसोन में परिवर्तित करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि उसे ग्लूकोसोन में किस तरह से हम परिवर्तित करवाएंगे। तो ग्लूकोसोन में परिवर्तित करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका तनु अम्लों द्वारा अपघटन कर देते हैं। किसके द्वारा अपघटन करते हैं, हम उसका तनु अम्लों के द्वारा अपघटन करते हैं। अपघटन में उसको जलोपचित करवाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने ग्लूकोज गैस का समरी लिया था, मैंने ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन आदित्य से क्रिया करवाते हैं, इसके 3 अणुओं से क्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोसोजोन निर्मित होता है। बने हुए ग्लूकोसोजोन को जब हम डाइल्यूट HCl की उपस्थिति कोई सब ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO कोई भी ले सकते हो, जब तनु अम्लों के साथ इसको बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर जलोपचित हो जाता है और कंपाउंड में प्राप्त होता है ग्लूकोसोन। अब जो कंपाउंड में ग्लूकोसोन प्राप्त हो रहा है, इस ग्लूकोसोन को हम क्या करते हैं, इसको जिंक एसिटिक अम्ल युग्म द्वारा अपचयित करवाते हैं। जब जिंक एसिटिक अम्ल युग्म द्वारा इसे अपचयित करवाया जाता है तो उस कंडीशन में फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, तो वो तो था ग्लूकोज का फ्रक्टोज। फिर भी वर्तनी में एक बार फिर प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि सर समझ में नहीं आया। तो जब उसने अच्छा किया, उसको समझ में नहीं आया तो उसने कमेंट डाला, सर सत्येंद्र शर्मा नाम से था स्टूडेंट, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, और एक ने वो डाला तो उसने कमेंट हटा दिया था। किसी स्टूडेंट ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने विद इन हाफ एंड आवर या 1 आवर के बीच में अपना जो कमेंट था वो हटा दिया था कि सर आपको इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं, बहुत इंग्लिश में। तो देखिए वही इंग्लिश की क्लास नहीं है तो केमिस्ट्री की क्लास हम आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ूँ तो रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर इस लैंग्वेज में वो बोलेगा टोटली हिंदी और इंग्लिश की तरफ टॉपिक को भी प्रकरण हिंदी में कहें तो वो कोई वैल्यू नहीं करता है। बात यह है समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में किस प्रकार से आ रहा है। उसको बहुत अच्छा जवाब दिया किसी ने भी दिया, मैं नाम नहीं जानता लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया उसने कि हमें समझने से मतलब है लिखा हुआ तो बुक्स नहीं हो, समझने से मतलब आपको इस पर ध्यान रखना। ग्लूकोज के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, HCl ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, देन CHOH, देन CHOH का 4 ट्राइस, देन अब इसकी क्रिया कैसे करवानी है, फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल C6H5 and NH2। जब इसके 3 मोल से क्रिया करवाएगी वो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि क्या कहेंगे, उसके अंदर क्या निकलता है, जल के अणु भी निकलते हैं, एनिलीन भी रिमूव होती है, अमोनिया भी रिमूव होती है, वो को प्रोडक्ट हमें निकाल ओसाजोन में देख लेंगे, मैंने वहां बताया था
क्या बनेगा, ये बनाएगा NC डबल बॉन्ड MnC6H5 ग्लूकोज तो है, एंड देन यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को आ जाएगा तो क्या करेंगे C डबल बॉन्ड MnC6H5 एंड देन CH होगा इसका 4 टाइम्स मतलब CH4 आ जाएगा, ग्लूकोज ले लेंगे तो CH4 ये लीजिएगा, यही था। अब जो मैं पहले बता दिया था, जब ग्लूकोज जो ओक्साजोल बनता है तो ओक्साजोल निर्माण में कार्बन संख्या के C1 और C2 कार्बन में भाग लेते हैं, C3 कार्बन परमाणु कार्बन संख्या का उपयोग क्यों होता है उसका मैं रीजन दे चुका हूँ, क्योंकि जब ओक्साजोल फॉर्मेट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा चक्रीय संरचना परिवर्तन के कारण यानी कि कीलेशन के कारण ओक्साजोल संरचना स्थायीकृत हो जाती है, जिससे कार्बन श्रृंखला की C3 और C4 परमाणु भाग नहीं पाते। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की पहले हाइड्रोजन से क्रिया क्या बनता है, ग्लूकोज निर्मित हुआ, इस ग्लूकोज को क्या करवाया, तनु अम्लों के साथ बॉइल कर दिया, डाइल्यूट HCl के साथ तनु हाइड्रोजन के साथ बॉइल किया, ये जल गतिज हुआ, जल गतिज को गतिज हो क्या बना HCO एंड देन CO CHOH का 4 टाइम्स CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या हुआ, एल्डिहाइड कीटोन, जब इसका जिंक एसिडिक अम्लीय के द्वारा अपचयन करवाया गया तो जिंक एसिडिक अम्लीय के द्वारा अपचयन करवाए जाने पर अपचयन करवाए जाने पर कीटोनों की तुलना में एल्डिहाइड समूह शीघ्रता से अपचयित हो जाते हैं और प्रोडक्ट क्या बन जाता है CH2OH। हम जानते हैं एल्डिहाइड समूह का अपचयन करना के लिए क्या होगा, एल्डिहाइड समूह के अपचयन पर 1 डिग्री अल्कोहल बनकर कीटो समूह के अपचयन पर 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहलिक समूह का विलायक CH2OH कार्बन एल्काइल स्ट्रक्चर मिल जाएगी तो CH2OH CO एंड देन CHOH का 4 टाइम्स CH2OH, ये प्राप्त हो गया फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज से स्टार्ट किया था, प्राप्त हुआ है फ्रक्टोज, ये पैटर्न हमने आज वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको मैंने बताया। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, एक कीटो हेक्सोज यानी कि फ्रक्टोज को एक एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज में परिवर्तित करवाएंगे। ओके, मैंने स्पेशली आप लोगों की बोर्ड को रफ किया है तो काफी भारी होगा चाहिए, उसमें आप लोगों की दिखने में प्रॉब्लम सारी थी, क्योंकि कैमरा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ये वीडियो की, कैमरा क्वालिटी सही होगी तो वीडियो सही होगा, कैमरा क्वालिटी इसकी अगर बिगड़ गई तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फ्रक्टोज का ग्लूकोज में अंतर परिवर्तन। देखो फ्रक्टोज का ग्लूकोज का अंतर परिवर्तन के लिए मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूँ CH2OH एंड CO CHOH का 4 टाइम्स एंड देन CH2OH। फ्रक्टोज को सबसे पहले इसका उत्प्रेरित अपचयन करवाते हैं। फ्रक्टोज जो कि कीटो हेक्सोज है, जब इसका लिक्विड पेक्टिनम पहले ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत करवाते हैं तो इसके उत्प्रेरित अपचयन से क्या प्राप्त होगा, कीटो समूह है, और कीटो समूह के उत्प्रेरित अपचयन से किसकी प्राप्ति होगी स्टूडेंट्स, पता है? कीटो समूह का अभी बताया था, एल्डिहाइड समूह के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटो समूह के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब इसका अपचयन करवाएंगे तो किसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कीटो। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक क्रियात्मक समूह मौजूद होता है। तो इस कीटोनिक क्रियात्मक समूह का उत्प्रेरक अपचयन करवा दिया जाए, मैं लिखा लिक्विड उत्प्रेरक उपस्थिति, तो लिक्विड उत्प्रेरक उपस्थिति में इसको हाइड्रोजनीकृत करवाया जाता है, इसका उत्प्रेरक अपचयन करवाया जाता है तो कीटोनिक समूह का 2 डिग्री अल्कोहलिक समूह में परिवर्तन हो जाने से दो समावयवी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। क्यों होगा, क्योंकि इस समय के कार्बन में कार्बन सममित है, लेकिन जब ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो उसमें OH ग्रुप कार्बन श्रृंखला के राइट हैंड साइड में मौजूद हो तो कार्बन श्रृंखला के लेफ्ट हैंड साइड में पॉसिबिलिटी बनती होगी। तो उस स्थिति में इसके 2 प्रकार के आइसोमर्स बनेंगे और ये क्रेल कार्बन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस सममित कार्बन का असममित कार्बन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे 2 पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है, उनमें से एक सॉर्बिटोल और दूसरा मैंथोल। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में चूंकि 2 आइसोमर्स यहाँ रिप्रोड्यूस हो रहे हैं
अगर मान लीजिए OH का C2 कार्बन पर कार्बन श्रृंखला के राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो सार्बिटोल और लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, दोनों बनेंगे। यहाँ बनेगा CH2OH एंड देन ये हुआ CHOH, दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा। देन CHOH का फोर्थ ट्राइस CH2OH। एक तो ये इसकी बात करेगा, ये कीटोनिक समूह का क्या हुआ अपचय, इसके उत्प्रेरक अपचय से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल सार्बिटोल और मैग्नीट्यूड का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया सॉर्बिटोल और CH2OH OHH and then CH2OH का fourth ट्राइस CH2OH। एक तो मैं बात करूँ ये दोनों ही पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, क्या ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक क्यों होगा, OH समूह एल्कोहलिक समूह, लेकिन वो भी कितने वो बहुत है, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में सॉर्बिटोल और मैग्नीट्यूड दोनों बन जाते हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या होती है कि अब विक्रिया में सॉर्बिटोल तो बनना है, मैग्नीट्यूड भी, तो अब क्या करवा दिया गया, इस पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के मिश्रण को हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीकृत करवा देते हैं। इस मिश्रण को क्या करवाया गया, ऑक्सीकृत करवाया गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, हम जानते हैं इन समूहों का भी ऑक्सीकरण हो सकता है 2 डिग्री एल्कोहलिक और 1 डिग्री एल्कोहलिक। 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड, देन और आगे ऑक्सीकृत करवा दिया जाए डबल ऑक्सीडाइज तो बनते हैं वहां एसिड्स। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर कीटोनिक समूह बनेंगे। कीटोनों का ऑक्सीकरण क्योंकि अम्लीय MnO4 के द्वारा, ठीक है, अम्लीय MnO4 या हम बात करते हैं किसके द्वारा, अम्लीय K2Cr2O7, तो इन प्रबल ऑक्सीदाब की उपस्थिति में कीटोनिक समूह का ऑक्सीडेशन हो पाएगा और उन्हें कार्बन कार्बन कंडीशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोफाक नियम वहां लग जाता है, जो आप सभी स्टूडेंट ने सेकंड ईयर में पढ़ रखा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी मान लीजिए मैं ही पढ़ा हो, आपने स्टडी नहीं की हो, माइंड में नहीं रहा हो, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कीटोनिक समूह को करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल पहले ऑलरेडी शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाएंगे। कीटोनों का ऑक्सीकरण 1 डिग्री एल्कोहल, ध्यान रखिएगा 2 डिग्री एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोनिक, और बने हुए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीटोनों की तुलना में सरलता से हो जाता है। इसलिए जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन की तुलना में क्या देगा, हम नाइट्रिक एसिड काम में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने नाइट्रिक एसिड काम में ले लिया, कंसंट्रेशन कम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा मैंने क्या कर दिया, सामने ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, मैंने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। ब्रोमीन भी ले सकते हैं, जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह का, दोनों ही 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह, तो इन 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएंगे अम्ल, तो ये एल्डिहाइड और ऑक्सीकृत का अम्ल बनते हैं। तो इससे कौन सा अम्ल बनेगा, इससे CH2OH समूह का COOH समूह में परिवर्तन, अभी तो होता है एल्कोहल का एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का भी अम्लों में परिवर्तन होता है। तो COH समूह एंड देन HCOH and then CHOH का फोर्थ ट्राइस CH2OH। एक एसिड ये हो गया और दूसरा एसिड में क्या होगा, COOH and then OHH, CHOH का फोर्थ ट्राइस CH2OH। फिर दूसरा एसिड, ये तो कहलाता आपके क्या, ग्लूकोनिक एसिड। क्या कराएगा, हेक्साहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्सी समूह में, ये सॉर्बिटोल और मैग्नीट्यूड, सॉर्बिटोल से प्राप्त हुआ ग्लूकोनिक एसिड, मैग्नीट्यूड से प्राप्त हुआ मैग्नीटिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, इससे तो प्राप्त हुआ ग्लूकोनिक एसिड और इससे प्राप्त हुआ मैग्नीटिक एसिड। अब क्या होगा, अब जो कि इसमें तो ग्लूकोनिक के साथ साथ मैग्नीटिक भी बनना है, हम कन्वर्जन किसका करेंगे, हमें तो ग्लूकोज चाहिए ना, मैग्नीज थोड़ी चाहिए, तो हम इस मैग्नीटिक एसिड को हम देखते हैं इसका C2 कार्बन क्लोराइड समूह लेफ्ट हैंड साइड है और इसका C2 कार्बन क्लोराइड समूह राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब कौन से क्रिया होगा, एक्टिविटी। तो बना हुआ जो मैग्नीटिक एसिड होगा अभिक्रिया मिश्रण में, चूंकि ये दोनों बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया मिश्रण में बने हुए मैग्नीटिक एसिड को इसमें कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, जब पीरियड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसका क्या हो गया,
अब इसमें क्या करना है, स्टेप्स में लगा दिया। अगर मान लीजिए मेनोनिक एसिड बन रहा है तो क्या करेंगे, COH and OH CHOH का 4 CH2OH। अभी हम जो मेनोनिक एसिड बन रहा था, इस मेनोनिक एसिड को pyridine की प्रेजेंस में अगर गर्म कर दिया जाए, अगर इसको pyridine की प्रेजेंस में गर्म कर दिया जाए तो pyridine की प्रेजेंस में गर्म करने पर ये एपिमराइज हो जाता है, अपने एपिमर समावयव में परिवर्तित हो जाता है। मेनोस का एपिमर कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो मेनोनिक एसिड का कौन सा होगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, HCOH and then CHOH का whole CH2OH। और हमें मेनोनिक एसिड पूरा का पूरा इसमें परिवर्तित करवा करने ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये जो मेनोनिक एसिड प्राप्त हो रहा था, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में दोनों की बराबर मात्राएं बनेंगी, तो इस मेनोनिक एसिड को हमें किसमें कन्वर्ट करवाना है, ग्लूकोनिक एसिड में। अभिक्रिया मिश्रण में बने हुए मेनोनिक अम्ल को जब pyridine की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेनोनिक अम्ल अपने एपिमर समावयव ग्लूकोनिक अम्ल में पूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। कौन सी क्रिया द्वारा, एपिमराइजेशन, एपिमरीकरण क्रिया द्वारा। अब ये जो ग्लूकोनिक एसिड था, लास्ट स्टेप ये वाला यहाँ से है, इसमें मेनोनिक को पूरा इसमें परिवर्तित कर दिया। अब केवल ग्लूकोनिक एसिड है, इसको क्या करना है, गर्म करना है। जब ग्लूकोनिक अम्ल को गर्म किया जाएगा तो उस उपस्थिति में गामा इलेक्ट्रॉन्स निर्मित होते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल को गर्म करने पर ये जलन को विलोपित कर देगा, और जलन को विलोपित कर इसका निर्माण करेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या बनेगा, CO and then HCOH 1 2 3 क्या आएगा, OH and then HC और ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 then 5 CH2 CH2। ठीक है, ये बन गया गामा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड था, इसे कहेंगे गामा ग्लूको इलेक्ट्रॉन। ये ग्लूकोनिक एसिड का गामा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बनेगी जो गामा इलेक्ट्रॉन से करवाया, इसको अपचयित करवाया गया। अब अपचयित किससे करवाया, अम्लीय सोडियम अम्ल से। तो हम ये कहेंगे सांद्र HCl, कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में अगर सोडियम अम्ल द्वारा इसे अपचयित करवाया जाए Na, ठीक है, बनेगे गामा इलेक्ट्रॉन को अम्लीय सोडियम अम्ल द्वारा अपचयित करवा दिया जाए तो वैसे HCl होगा। अम्लीय सोडियम अम्ल से अपचयित करवाएंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, कंपाउंड क्या आ जाएगा, CO, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग कर देगी ब्रेक, और इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, एक H यहाँ और एक H इसका आगे करा जाएगा, CO then HCOH then OH COH then COH then CH2। ये हो गया आपके डिफ्यूज ग्लूकोज के में प्राप्त, यानी फ्रक्टोज मूल यौगिक था, उसको हमने कन्वर्ट किसमें करवा दिया, ग्लूकोज में परिवर्तित करवा दिया। रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले फ्रक्टोज का उत्प्रेरक करवाते हैं, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक में जब फ्रक्टोज को हाइड्रोजीनेट करवाया जाता है तो फ्रक्टोज में उपस्थित कीटोनिक समूह का द्वितीयक अल्कोहलिक समूह में परिवर्तन हो जाने से दो समावयव पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें से एक साल्फर दूसरा मैग्नीशियम। जब इस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मिश्रण को अणु अम्लों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाते हैं, किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करवाते हैं तो प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों का शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से वे कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे एल्डोनिक अम्लों की प्राप्ति होती है। और एल्डोनिक अम्ल बने हुए समावयव पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों के अनुरूप भी होते हैं, जिनमें से एक ग्लूकोनिक अम्ल और दूसरा मेनोनिक अम्ल होता है। ग्लूकोनिक अम्ल और मेनोनिक अम्ल अभिक्रिया मिश्रण में निर्मित हो जाते हैं, परंतु ग्लूकोज निर्माण हेतु ग्लूकोनिक अम्ल से ग्लूकोज निर्माण हेतु ग्लूकोनिक अम्ल को भी प्रयुक्त
किया जाता है, इससे अभिक्रिया मिश्रण में बने हुए शेष बची मेनोलिक एसिड की मात्रा को ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित करवाने हेतु उसे पेरिडीन के साथ गर्म किया जाता है। जब पेरिडीन के साथ मेनोलिक अम्ल को पेरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, मेनोलिक अम्ल को पेरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये मेनोलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल में एक्टिवराइज हो जाता है। बने हुए ग्लूकोनिक अम्ल को गर्म किए जाने पर ये जल अणु निष्कासित कर लैक्टोन निर्मित करते हैं और बने हुए गामा लैक्टोन अम्लीय सोडियम अम्लकों द्वारा अपचित करवाए जाने पर यहाँ लैक्टोन में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिससे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। इतना मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं। ओके, देख लीजिएगा जब मैं इसको रब करूंगा। तो ये हमने जो मेथड पढ़ा था, ये था कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। अब जो मैं नेक्स्ट मेथड लेने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, कहा जाए तो अब तक का ओसाजोन फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। देखिए, जो रेगुलर मेरे साथ मेहनत कर रहा होगा उस स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं कर रहा होगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। केवल वीडियो देखने मात्र से कुछ नहीं होता है, अप्लाई करने से भी बहुत कुछ होता है। अगर आप इसको एक बार भी रिवाइज कर लेंगे, बाकी मैंने आपको पहले बता दिया, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते कि नोट्स प्रिपेयर नहीं करवाए जाएंगे, जो पढ़ा जो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई बात नहीं है। ये सभी वर्क आपको क्लासरूम में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस से हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग, आपका जो ब्रेन है वो देर तक होने वाला है, उसको थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्टिव सेल्स रहेंगी तो मेमोरी पावर आपका इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, हम नहीं चाहते हैं आपका मेमोरी पावर एक्सक्रीज बना दे। आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, कुछ हल्का प्रॉब्लम्स जब हम क्लास में फेस करेंगे आप लोगों को और आप हमें फेस करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुकी होंगी। कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, मैं कहता हूँ उस स्टूडेंट्स के लिए जिसने वो कमेंट्स डाला बहुत अच्छा डाला कि सर थोड़ा सा वॉइस एक तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा था उसमें, जो मैं पहले कह चुका था, कैमरा क्वालिटी डाउन थी, इस वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आई थी। ओके स्टूडेंट, देखिए अब जो नया टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है ओसाजोन फॉर्मेशन एंड इट्स देयर मैकेनिज्म। ओसाजोन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, ओसाजोन का निर्माण देखिएगा स्टूडेंट्स, ओसाजोन का निर्माण और ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ओसाजोन क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ। वीडियो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? सही चल रहा है। हाँ, वीडियो सही चल रहा है। ओसाजोन निर्माण और ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि, तो मुझे डाउट था कि आज वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, क्या पहले कैमरा कांस्टेंट पोजीशंस में ही जब वायरिंग हिलेगी तो शायद डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। पिछले वीडियोस में मैंने देखा था, चेक करके वहाँ हुआ था, तो मैंने खुद को फेस किया उस प्रॉब्लम से, टेक्निकल एरर की वजह से वहाँ वॉल्यूम भी नहीं आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया और आज भी वही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, बार-बार प्रोसेस डाउट हो रहा है। फिर भी हम देखें हमारा न्यू टॉपिक ओसाजोन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन।
ओसाजोन का निर्माण और ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम जरूर लग सकता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जितना भी हो हम देखते हैं। देखो पहले तो हम बात करते हैं ओसाजोन होते हैं। देखिए जितने भी एल्डोस होते हैं, स्पेशली मोनोसैकेराइड्स, अब मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज हो सकता है, एल्डोस है, फ्रक्टोज हो सकता है, वो मैग्नोस हो सकता है, लेकिन फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज एक कीटोनिक समूह में मौजूद होता है, इसलिए ये क्या है, कीटोस है। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल होते हैं वो फेनिलहाइड्रेजीन के साथ क्रिया करके फेनिलहाइड्रेजोन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, फेनिलहाइड्रेजीन से क्रिया करते हैं फेनिलहाइड्रेजोन बनाते हैं। अगर इन मोनोसैकेराइड्स को फेनिलहाइड्रेजीन के आधिक्य से अभिकृत करवाया जाएगा, अगर इन्हें फेनिलहाइड्रेजीन के आधिक्य से अभिकृत करवाया जाएगा तो क्या होगा, तो पीले या नारंगी रंग के क्रिस्टलीय ठोस यौगिक के रूप में ओसाजोन का निर्माण होता है। ग्लूकोज को अगर फेनिलहाइड्रेजीन के अणु से अभिकृत करवाया जाए तो फेनिलहाइड्रेजीन के 3 मोल से ग्लूकोज का एक अणु अभिकृत होकर के ग्लूकोसाजोन बनाता है। वो एक नारंगी रंग के क्रिस्टलीय ठोस यौगिक के रूप में बनता है, जिसका घनत्व 206 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक इसी प्रकार अगर एल्डोहेक्सोज, ये तो हमने एल्डोहेक्सोज दिया, ठीक इसी प्रकार एल्डोहेक्सोज मैग्नोस को भी अगर काम में लिया जाए तो मैग्नोस का एक अणु भी किससे क्रिया करेगा, वही फेनिलहाइड्रेजीन के 3 अणुओं के साथ अभिकृत होकर के क्या बनाएगा, मेनोसोजोन निर्मित करता है। क्या बनाएगा, मेनोसोजोन निर्मित करता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का ओसाजोन कंपाउंड है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कीटोहेक्सोज, अगर फ्रक्टोज काम में लिया जाए जो कि एक मोनोसैकेराइड है, तो फ्रक्टोज का एक अणु भी 3 अणु फेनिलहाइड्रेजीन से अभिकृत होकर फ्रक्टोसाजोन निर्मित करता है, जो भी नारंगी रंग के क्रिस्टलीय ठोस यौगिक के रूप में निर्मित होता है, जिसका घनत्व 206 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब चाहे ग्लूकोज काम में ले, चाहे मैग्नोस काम में ले, चाहे फ्रक्टोज काम में ले, तीनों प्रकार के मोनोसैकेराइड में से अगर किसी को भी काम में लिया जाएगा तो तीनों ही फेनिलहाइड्रेजीन के आधिक्य से या उसकी अधिकता से क्रिया करके ओसाजोन निर्मित करते हैं। अब विशेष बात बता देता हूं, ओसाजोन निर्माण में कार्बन श्रृंखला के C1 व C2 कार्बन परमाणु ही भाग लेते हैं, कार्बन श्रृंखला की C3 और C4 कार्बन परमाणु भाग नहीं लेते। ठीक है, अब क्यों नहीं लेते हैं उसका रीजन आगे आएगा, क्योंकि जब ओसाजोन निर्मित होता है तो हाइड्रोजन बंध द्वारा चक्रीय संरचना परिवर्तन के कारण ओसाजोन संरचना स्टेबल हो जाती है, स्थायीकृत हो जाती है, जिससे कार्बन श्रृंखला के C3, C4 व अन्य जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे वो ओसाजोन निर्माण में प्रयुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा चक्रीय संरचनाओं में परिवर्तन हो जाएगा, कीलेशन हो जाएगा, तो ओसाजोन की संरचना कीलेशन द्वारा स्थायीकृत हो जाने से कार्बन श्रृंखला के बाकी बचे C3 व अन्य कार्बन परमाणुओं की ओसाजोन निर्माण में भाग लेने की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रक्रिया के बारे में वैगेंड ने बताया था इसकी क्रियाविधि को, और वैगेंड महोदय ने एमेडोनिक पुनर्विन्यास प्रक्रिया के द्वारा इसे समझाया, जिसका बाद में समर्थन मिला था इनको सेमाइकिन द्वारा। ठीक है, आपको केवल इतना सा याद रखना है कि ओसाजोन निर्माण की क्रियाविधि वैगेंड द्वारा सुझाई गई। ओके स्टूडेंट, बस इससे ज्यादा याद रखना। मैं बात में क्रियाविधि के मानिए, लेकिन मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई है जो शायद आपने लिख ली होंगी, क्योंकि मैं इस बात को वहीं लिखूंगा, क्योंकि आप मेरे ओरली अगर सुन रहे हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है, जो भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स नॉर्मली मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो किससे क्रिया करते हैं, मोनोसैकेराइड्स किससे क्रिया करेंगे, मोनोसैकेराइड्स का मोनोसैकेराइड अणु या मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल फेनिलहाइड्रेजीन के फेनिलहाइड्रेजीन मोनोसैकेराइड अणु फेनिलहाइड्रेजीन के आधिक्य से क्रिया कर फेनिलहाइड्रेजोन व्युत्पन्नों के रूप में फेनिलहाइड्रेजोन डेरिवेटिव के रूप में
जाकर फेनिल हाइड्रोजन विफलनों के रूप में ओसाजोन निर्मित करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से अभिकृत होकर स्पीडी अराउंड स्टूडेंट थोड़ा सा नहीं आएगा लाइन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन की 3 अणुओं से अभिकृत होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोसोजोन एंड फ्रक्टोसोजोन निर्मित करते हैं। क्या क्या निर्मित करेंगे? ग्लूकोसोजोन एंड फ्रक्टोसोजोन निर्मित करते हैं जो नारंगी रंग के कृष्णित कोशिकाओं की कृति में होते हैं। ठीक है, ये जिसका परिमाण कितना होता है 200 से लेते हैं। ये आपको तो नॉर्मल जब आती है वो मैं आपके लिखूं। अब इस प्रोसीजर को समझाया था कि भाई ग्लूकोसोजोन निर्मित करते हैं, ग्लूकोज के द्वारा ग्लूकोसोजोन निर्मित होता है फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया कर, और फ्रक्टोज भी क्या करता है? फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणुओं से अभिकृत होकर फ्रक्टोसोजोन निर्मित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओसाजोन निर्माण के लिए उपरोक्त अभिक्रियाओं को निम्न पदों के रूप में व्यवस्थित हम कर सकते हैं। वो पद क्या होंगे? मैं इंडिकेट करना दोनों के लिए कौन है? CHO देन CHOH का। अब यहाँ कंडीशंस आ जाती है कि यहाँ क्या ले रहे पूरा ग्रुप, तो क्योंकि इसमें दोनों कार्बन बाहर भी है कार्बन बन करके C1 और C2 एंड देन CHOH का होल प्राइस, तो पूरे को हम क्या मान लेंगे? इसको R समूह क्या है मैं इंडिकेट कर देता हूँ, फिर R इक्वल्स टू यहाँ हो सकता है क्या चैन है तो CHOH का होल प्राइस एंड देन CH2OH। ये पूरा ग्रुप जो माना गया था ये क्या था? R नीचे वाला साइन। ठीक है, 3 कार्बन 4 5 और 6। ठीक है, ये पूरा R मान लो। अभी ग्लूकोज फ्रक्टोज में कैसे? फ्रक्टोज तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने क्या दिया है ग्लूकोज से एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। ओके स्टूडेंट, तो मैं ग्लूकोज की अगर बात करता हूँ तो ग्लूकोज के द्वारा ग्लूकोसोजोन जो निर्मित किया गया था निम्न पदों के द्वारा, निम्न अभिक्रिया पदों के द्वारा संपन्न हुआ था। इसकी क्रिया किससे करवाई? सबसे पहले C6H5NH, इसकी फेनिल हाइड्रोजन क्रिया करवाएगी, हमें जल का निष्कासित हुआ। यहाँ से क्या गए? 2 हाइड्रोजन, यहाँ से क्या गया? ऑक्सीजन। पहला स्टेप ये हुआ, कंपाउंड क्या होना देखते हैं। तो यहाँ कंपाउंड बना HCN देन C6H5। ठीक है स्टूडेंट्स, देन CHOH एंड देन R। पहला प्रोसीजर तो ये है कि फेनिल हाइड्रोजन का जब एक अणु को काम में लिया तो एक जल अणु का निष्कासन हुआ। क्यों? द्विबंधित ऑक्सीजन है ना, HCO ओपन करके दो इसको भी HC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से क्या गया? हाइड्रोजन। एक जल अणु निष्कासन हुआ और कंपाउंड प्राप्त हुआ। अब इसकी पुनः किससे क्रिया करवानी? इसकी पुनः हमें क्रिया करवानी फेनिल हाइड्रोजन से। जब इसकी पुनः फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? C6H5NH NH2। जब इसकी फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाएगी तो क्या कंडीशन होगी? तो देखिएगा जो नॉर्मल वे में बताया गया था क्रिया होगी। तो अब यहाँ क्या निकल जाएगा? तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे बात आदमी, क्योंकि 2 डिग्री समूह है तो ये समूह निष्कासित होगा। ओके स्टूडेंट, अब जब ये समूह निष्कासित होगा तो इनको हम से बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीजन निर्माण में जैसा लास्ट वीडियो में बताया था वहाँ क्या प्रोसीजर को सारा बताएंगे। ये कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ क्या निकल जाएगा? यहाँ से अमोनिया भी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी और साथ में C6H5NH2 के एनिल मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाएगा। दोनों रिमूव होंगे, कंपाउंड बनेगा HC डबल बॉन्ड एंड C6H5। ठीक है, एंड देन यहाँ क्या रहेगा?
C डबल बॉन्ड O एंड देन R। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पूरा बताऊंगा आपको एग्जैक्ट में। तो हमने यहाँ तक कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? फेनिल हाइड्रोजन के 2 अणु काम में लिए हैं। एक अणु जल निकल गया, फिर एक अणु एनिलीन निकली है, एनिलीन रिमूव होगी, देन अमोनिया रिमूव होगी। जब ये भी रिमूव हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास कितने अणु काम में लिया? तो 2 अणु काम में लिए। जब हम इसका तीसरा मोल काम में लेंगे, इसका फेनिल हाइड्रोजन, जब फेनिल हाइड्रोजन का तीसरा अणु काम में लिया जाएगा C6H5NH NH2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने काम में लिया। हाइड्रोजन लेते और देखिएगा यहाँ क्या हुआ, वही हाइड्रोजन यहाँ का गया, ऑक्सीजन यहाँ का गया, क्या निकल गया? एक जल अणु भी निष्कासित हो गया। कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ? HC डबल बॉन्ड NH C6H5 and then C डबल बॉन्ड। अभी समझ में नहीं आएगा, फिलहाल कितना मन बता दिया। यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ से हाइड्रोजन गए, H2 निकल गया, कंपाउंड ये बना। अब स्टेप समझ में नहीं आएगी। जब इसकी पुनः फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो एनिलीन रिमूव हुआ, अमोनिया रिमूव हुआ, कंपाउंड बना। ये अब इसकी क्रिया हम फेनिल हाइड्रोजन से करवा रहे हैं तो ये जब हम यहाँ से इसका हुआ ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन निकला, और जब कंपाउंड क्या जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है, देन ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स बताए गए, ये आपने देख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक जनरल दी गई थी। अब उपरोक्त अभिक्रियाओं को देख करके क्या पता लग रहा है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। इन सभी अभिक्रिया पदार्थों के अंदर मैंने ये देखा, उपरोक्त अभिक्रियाओं से निष्कर्ष निकला कि एल्डोहेक्सोज हो चाहे कीटोहेक्सोज हो, इनके अंदर 2 डिग्री एल्कोहलिक समूह है, एक द्वितीयक एल्कोहलिक समूह है, उसका फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा किसमें परिवर्तन हो रहा है? एक कीटोनिक समूह में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया क्या निकल रहा है? विद्युत धनी पदार्थ हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो पदार्थ क्या हो गया? जो इसको ऑक्सीकृत कर रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो फेनिल हाइड्रोजन एक तीव्र ऑक्सीकारक की भांति बिहेव करता है यहाँ पे। तो उपरोक्त अभिक्रिया पदों से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि द्वितीयक एल्कोहलिक समूह का कीटोनिक समूह में परिवर्तन हो जाने से यहाँ फेनिल हाइड्रोजन एक तीव्र ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन रियल में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि फेनिल हाइड्रोजन तो एक अपचायक है, और फेनिल हाइड्रोजन के अपचायक होने के कारण वह कभी भी ऑक्सीकृत दूसरे समूह को नहीं कर पाता है। यही तो सिस्टम में कमी रह गई थी कि भाई इस सिस्टम में देखने से हमें लग रहा है कि द्वितीयक एल्कोहलिक समूह का कीटोनिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाने से यह कहा जा सकता है कि फेनिल हाइड्रोजन एक तीव्र ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जबकि फेनिल हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता, किंतु ये तो अपचायक है। ठीक है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया में थोड़ा सा सस्पेंस है, अब इसको दूर कर लेंगे। स्टूडेंट, बाकी का प्रोसीजर हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।